किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ऑल राइट, आज हम वापस से अपना सिंपल लीनियर रिग्रेशन टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं, पर ये एक तरह से बेस क्रिएट करेगा, क्योंकि आगे जाके अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में बातें डिस्कस करनी है, ठीक है, तो ये आपका एक बेस क्रिएट करने वाला है। इसके पहले वाला लेक्चर जो मैंने प्रोजेक्शन के हेल्प से सॉल्यूशन निकालने सिखाया था लीनियर सिस्टम का, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला लेक्चर और आज का लेक्चर आपका एक बेस क्रिएट करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने लेक्चर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपके लेक्चर्स ना मतलब डेप्थ भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और उसमें जो डिलीवरी है, जितना आसान तरीके से आप वो हर कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर पाते हो, तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में आपने वो डेप्थ कवर किया था। एक्चुअली में मैं बहुत ज्यादा डेप्थ कवर कर रहा हूँ, पर डिलीवरी इतना अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स को लगता है कि कितना सब कुछ आसान था। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स का ये मानना होता है डेप्थ डेप्थ टच करना मतलब डिफिकल्ट करना कॉन्सेप्ट, पर मेरा मानना ये है अगर हम फैकल्टी बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे डिलीवरी पे, तो हर चीज बहुत आसान बनाया जा सकता है। ये कैसे करता हूँ सर मैं, यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ लेक्चर्स बनाने का क्या होता है। मैं पहले बार लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठ जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 11 बजे बैठ गया, पहली बार बनाया हूँ, तो ये खराब ही बनाऊंगा। एक्चुअली लाइव लेक्चर्स में क्या होता है, पहले बार जो आपको पढ़ाया गया वही आप रिकॉर्डेड देखते रहते हो, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले बार बनाया वो तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, वो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने सेकंड बार वापस से बनाया, वो भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया, मतलब बनाते बनाते फील आया कि अरे ये गलती हो गया थोड़ा, या ऐसे नहीं बताना चाहिए था। थर्ड टाइम बनाने बैठा, कुछ दूसरा गड़बड़ हो गया। ऐसे फोर्थ टाइम बनाने बैठा, फिर वापस से कुछ दूसरा गड़बड़ हो गया। ऐसे मैंने जाके nth टाइम कुछ तो एक बनाया होगा मेरा ये सेम कंटेंट, ओके, फिर जाके मुझे पसंद आता है। मुझे लगता है कि वाह, अभी मैंने इस लेवल पे टीच किया है कि स्टूडेंट को भी देख के ऐसा लगेगा कि इस तरह से मुझे कॉन्सेप्ट कभी नहीं डिलीवर किया गया था। तो मेरा लास्ट इटरेशन यूट्यूब पे जाता है। आप समझ पा रहे हो, लास्ट इटरेशन, वो पहला इटरेशन नहीं होता। इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स को प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर मैं बताऊं, वो मैं मल्टीपल इटरेशंस में बनाता हूँ। सेम मशीन लर्निंग की कहानी है, सेम मशीन लर्निंग की कहानी है। मशीन लर्निंग की कहानी क्या होती है? मशीन लर्निंग की कहानी होती है कि हमें ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपने पैरामीटर्स MNC लर्न करने होते हैं। यहाँ पे भी आप क्या करते हो, मल्टीपल इटरेशंस में अपडेट करते जाते हो, राइट, ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके। फिर जाके आपको एक पसंदीदा आपका पैरामीटर वैल्यू आप सेलेक्ट करते हो। तो वो सेम फिलॉसफी मैं यहाँ पे रखता हूँ। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आता होगा कि ऑप्टिमाइजेशन का कितना महत्व है आपके रियल लाइफ में भी। वैसे ही मैं सोचता हूँ कि अगर आप मल्टीपल इटरेशंस में रिवीजन करोगे, ऐसा एक लेवल आएगा आपका लास्ट लेवल, जहां पे आप खुद आपको फील होगा कि अभी आप ना एक्सपर्ट बन चुके हो इस सब्जेक्ट में। ऐसा आपको खुद फीलिंग आएगा। तो मल्टीपल इटरेशंस में करने की कोशिश करिए चीजों को। ओके, अब हम अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन टॉपिक पे आते हैं। उसमें होता क्या है सर, हमारे पास ऐसा कोई एक टेबल दिया गया होता है, ऐसा कोई तो एक टेबल दिया गया होता है, राइट। उसमें आप क्या सोच सकते हैं, आपका पहला ऑब्जर्वेशन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको लेबल बताया जाएगा। वैसे ही आपके पास आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको लेबल बताया जाएगा। वैसे ही आप लिखते जाइए और सोचिए कि आपके पास आपका ऐसे nth ऑब्जर्वेशन होगा, उसका फीचर का वैल्यू, और nth ऑब्जर्वेशन का आपके पास लेबल का वैल्यू भी होगा। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एक हाइपोथेसिस डिसाइड करते हो जो आप यूज करोगे इस अल्गोरिदम में लर्न करने के लिए। आपका हाइपोथेसिस फंक्शन आप क्या सोचते हो सर, जैसे कि mx प्लस सी। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा ना
एम और सी के रेस्पेक्ट में बातें करना प्रिफर नहीं करूंगा। ऐसा सोचते हैं कि B1 B0, बस नाम का फर्क है, क्योंकि जनरली टेक्स्ट बुक्स में भी अगर आप देखोगे ना W1 W0, B1 B0 ऐसा यूज करते हैं। MNC भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम का मैं मतलब नाम चेंज कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं इसे प्रतीक बुला रहा था, अभी मैं इसे प्रोफेसर ऑप्टिमाइजर बुला रहा हूँ, ऐसा समझिए। ओके, सिर्फ नाम का फर्क है, काम सेम ही है। ओके, आपने सबसे पहले आपका काम क्या होता है? फर्स्ट काम आपके हाइपोथेसिस को चूज करना, जो मॉडल आप बनाना चाहते हो, जिसे लर्न करना चाहते हो, जिसे फिट करना चाहते हो, उसे चूज करना। आपका सेकंड काम क्या होता है सर? आपका कॉस्ट फंक्शन चूज करना। जैसे मैं कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे ना सम ऑफ स्क्वायर एरर चूज करना चाहता हूँ, तो आपका कॉस्ट फंक्शन कैसे दिखाई देगा यहाँ पे? समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्चुअल वैल्यूज माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर ith ऑब्जर्वेशन, और इसका मुझे स्क्वायर करना है। क्या आपका जे आप ऐसे देख पा रहे हो क्या? जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे कैसे देख पा रहा हूँ पता है? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका ith ऑब्जर्वेशन का एक्चुअल वैल्यू माइनस जो आपने प्रेडिक्टेड वैल्यू किया है, इसे ना आप समझिए कि आपका एरर है फॉर ith ऑब्जर्वेशन। ओके, ये क्या है सर? ये क्या है? आपका एरर है, एरर फॉर ith ऑब्जर्वेशन। अभी के लिए ना मैं एरर को ना सुपरस्क्रिप्ट में नहीं लिखना चाहता, मैं ना इसे सबस्क्रिप्ट में ही लिखना चाहता हूँ। वो आप बेसिकली मतलब समझोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना होगा देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा सोचना होगा राइट, कि मैं ith ऑब्जर्वेशन का एरर का स्क्वायर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऊपर आई होता ना तो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है। ओके, इनफैक्ट अगर आप अभी ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं रखोगे तभी भी आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है कि आप ith ऑब्जर्वेशन का एरर का स्क्वायर कर रहे हो। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या है? मेरा कॉस्ट फंक्शन में किस तरह से देख पा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मैं सोच सकता हूं कि मेरे पास ना एक, जैसे कि इसे थोड़ा सिंपलीफाई भी कर लेते हैं, मेरा कॉस्ट फंक्शन में ऐसे देख पा रहा हूं कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का एरर का स्क्वायर कर रहा हूं, मेरे सेकंड ऑब्जर्वेशन का एरर का स्क्वायर कर रहा हूं, मेरे थर्ड ऑब्जर्वेशन का एरर का स्क्वायर कर रहा हूं। ऐसे आपने क्या किया? आपके nth ऑब्जर्वेशन का भी एरर का स्क्वायर किया। आपका कॉस्ट फंक्शन सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अगर आपने सम ऑफ स्क्वायर एरर डिसाइड किया है तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मीन स्क्वायर एरर डिसाइड करते तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n भी आता, पर क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर एरर चूज किया है इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय n नहीं है। ओके, ओके, अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा, मुझे जगह चाहिए, ये इरेज कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये पार्ट आप समझ चुके हो। ओके, इसे ना थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू के लिए ये कॉलम मैं चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या सोच सकते हैं? आपके पहले ऑब्जर्वेशन का जो आपने प्रेडिक्शन लिया था, राइट, ये क्या सोच सकते हैं? आपने सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए जो प्रेडिक्शन लिया था, वैसे आप यहाँ पे क्या सोचोगे? आपके nth ऑब्जर्वेशन के लिए जो आपने यहाँ पे प्रेडिक्शन लिया था। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखिए, आपके एरर के लिए भी आपका एक कॉलम बना रहा हूँ। ओके, एरर के लिए हम क्या करते हैं सर? सुपरस्क्रिप्ट में आई नहीं लिखते, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कैसे दिख पा रहा हूँ देखिए, इसे आपका ये एरर 1 होगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का, ये आपका एरर 2 होगा सेकंड ऑब्जर्वेशन का, ये आपका nth ऑब्जर्वेशन का एरर होगा, राइट। मतलब ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू जब करूंगा तब ये मिलेगा, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू करूंगा तब ये मिलेगा, वैसे आपके लास्ट ऑब्जर्वेशन का एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू करूंगा तो ये मिलेगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ पता है? मैं बोल रहा हूँ आपके इस पूरे कॉलम को ना एक वेक्टर समझिए, कि इस पूरे कॉलम को ना एक वेक्टर समझिए, और इस वेक्टर को फॉर एग्जांपल ई नाम दीजिए। इस पूरे वेक्टर को फॉर एग्जांपल ई नाम दीजिए, जो जो आपने ऊपर भी दिया है। वैसे आपका वाई हैट का ये वेक्टर समझिए, वाई का ये वेक्टर समझिए, जैसे मैं पीछे लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं वेक्टराइज फॉर्म में लिखता हूँ। क्या क्या लिखूंगा सर? आपको वाई के लिए एक वेक्टर बनाऊंगा, और आपके वाई हैट के लिए एक वेक्टर बनाऊंगा, और आपके एरर के लिए एक वेक्टर बनाऊंगा। ठीक है, बनाते हैं, बहुत सिंपल होगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आपका पहला वेक्टर, यहाँ पे आपका दूसरा वेक्टर रखूंगा,
और यहाँ पे मैं आपका तीसरा वेक्टर रखूंगा। ठीक है। पहला वेक्टर का मतलब वाई वेक्टर का पहला कंपोनेंट क्या होगा? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का एक्चुअल वैल्यू। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? सेकंड ऑब्जर्वेशन का एक्चुअल वैल्यू। वैसे ही बताइए लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा? आपके nth ऑब्जर्वेशन का एक्चुअल वैल्यू। वाई हैट वेक्टर में बताइए क्या होगा? पहले ऑब्जर्वेशन के लिए जो आपने प्रेडिक्शन लिया था। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए जो आपने प्रेडिक्शन लिया था। वैसे ही आपके nth कंपोनेंट क्या होगा इस वेक्टर में? आपने nth ऑब्जर्वेशन के लिए जो प्रेडिक्शन लिया था। ओके। अब आप सोचिए आपके एरर वेक्टर में क्या कंपोनेंट्स हो गए। मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए आसान है। आपके एक्चुअल लेबल के वैल्यू को जब आप प्रेडिक्टेड के साथ जब सब्सट्रैक्ट करते थे ith ऑब्जर्वेशन के लिए, तब आपको क्या मिलता था? उस ith ऑब्जर्वेशन के लिए एरर पता चलता था, राइट? पर मैं इनफैक्ट बोल सकता हूं कि ये सारे ऑब्जर्वेशंस के लिए एरर मैं एक साथ कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? अभी एरर को एक वेक्टर की तरह समझिए। कैसे कैलकुलेट करूंगा ये वेक्टर? मुझे वाई वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है मेरे वाई हैट वेक्टर से। समझ रहे हो? अगर मैंने ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर किया तो मुझे मेरा एरर वेक्टर मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या सोच सकता हूँ? यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का एरर आएगा। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? सेकंड ऑब्जर्वेशन का एरर। यहाँ पे क्या आएगा सर? ये आपके nth ऑब्जर्वेशन का एरर। यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख लेता हूँ। ये पहला कंपोनेंट क्या है? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये सेकंड कंपोनेंट क्या है? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर योर सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये क्या है सर? एक्चुअल वैल्यू फॉर योर nth ऑब्जर्वेशन माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर योर nth ऑब्जर्वेशन। तो मैं होप कर रहा हूं ये आप समझ पा रहे हो। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपको बोलूं नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर ई क्या होगा? नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर ई क्या होगा? नॉर्म स्क्वायर स्पेसिफिकली क्या होगा बताइए। ठीक है। तो आप मुझे बताओगे नॉर्म स्क्वायर क्या होगा? बताया मुझे ई वेक्टर का। ठीक है। ई वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर मुझे इस वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर लेना है, ये एक वेक्टर है, राइट? कॉलम वेक्टर है जिसका साइज क्या है? ये भी आपका n क्रॉस वन का है। ये भी आपका वेक्टर n क्रॉस वन का साइज है। ये भी वेक्टर आपके n क्रॉस वन का साइज है। मैं आपको पूछ रहा हूं इस n क्रॉस वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर आप कैसे लोगे? सिंपल है। इस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए। तो इनफैक्ट मुझे नॉर्म स्क्वायर क्या होगा बता सकते हो क्या आप? नॉर्म स्क्वायर क्या होगा बता सकते हो क्या? आप बोलोगे ई वन स्क्वायर होगा प्लस ई टू स्क्वायर होगा प्लस ई थ्री स्क्वायर होगा। ऐसे आपको लास्ट कंपोनेंट का भी स्क्वायर होके मिलेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। बताइए ये क्या है? बताइए ये क्या है? पीछे जाता है। यही तो आपका कॉस्ट फंक्शन है। यही तो आपका कॉस्ट फंक्शन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या है? मुझे पता चल गया। मेरा कॉस्ट फंक्शन ये है, मैं बोल रहा हूं। अगर आप सम ऑफ स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से सोचोगे तो आपका कॉस्ट फंक्शन ये है। अगर आप मीन स्क्वायर एरर के हिसाब से सोचते तो यहाँ पे सिर्फ डिवाइडेड मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट होता 1/n। क्योंकि आपने सम ऑफ स्क्वायर एरर सोचा है तो आपका कॉस्ट फंक्शन है ये, राइट? मैंने देखो आपको बताया। आपका जे क्या था? यही तो टर्म था। यही तो एक्सप्रेशन था जे का। तो वही मैंने आपको बताया है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जे वेक्टर फॉर्म में अगर मैं देखूं तो एक नॉर्म स्क्वायर है। नॉर्म स्क्वायर है। जैसे कि इसे थोड़ा और लिख लेते हैं आगे। मैंने देखा कि मेरा कॉस्ट फंक्शन ये क्या है सर? आपका कॉस्ट फंक्शन है। मैं देख रहा हूं कि मेरा कॉस्ट फंक्शन है नॉर्म ऑफ ई वेक्टर का स्क्वायर। और आपका ई वेक्टर क्या था सर? वाई माइनस वाई हैट वेक्टर था, राइट? वाई माइनस वाई हैट वेक्टर था। लिख नहीं पा रहा हूं। ओके, इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। आपका ई वेक्टर क्या था? वाई माइनस वाई हैट वेक्टर। इनका साइज भी लिख लेते हैं चाहिए तो, थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छा आएगा। ये एक एन क्रॉस वन का वेक्टर है। ये भी एक एन क्रॉस वन का वेक्टर है। और ये भी एक एन क्रॉस वन का वेक्टर है। क्योंकि
ये ऐसा क्यों इंडिकेट कर रहा हूं सर? क्योंकि ग्राफिकली भी मतलब आपके दिमाग में एक इमेज हो कि एक वेक्टर है। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, मैं बोल सकता हूं कि आपका कॉस्ट फंक्शन ऐसा सोच रहे हो कुछ तो, कि मुझे y माइनस वाई हैट वेक्टर का, मुझे y माइनस वाई हैट वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, और आप बोल रहे हो कि मैं ऐसे कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहता हूं। समझ रहे हो क्या? आपके ऐसे कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? आप मिनिमाइज करना चाहते हो जी को। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पे भी मिनिमाइजेशन लिख लेता हूं। आप मिनिमाइज करना चाहते हो आपके इस एक्सप्रेशन को। ओके, मिनिमाइज करते हुए क्या ढूंढना चाहते हो सर? मिनिमाइज करते हुए आप क्या ढूंढना चाहते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। आपके पैरामीटर्स ढूंढना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीटा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, आप क्या करना चाहते हो, आपके इस पार्ट को मिनिमाइज करते हो, आपका टीटा वेक्टर ढूंढना चाहते हो, राइट? तो यहाँ पे इसलिए आर्ग भी ऐड कर देते हैं। ये काम क्या करेगा सर? आपके जे को मिनिमाइज करते हुए आपका टीटा वेक्टर ढूंढ के देगा। मतलब इसका फाइनल जो आंसर निकल के आएगा आपका, वो ऑप्टिमाइज टीटा, मतलब इसमें वो पैरामीटर्स हो गए आपके। जैसे कि आपका टीटा वेक्टर आप क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, आपका टीटा वेक्टर आप ऐसा सोच सकते हैं, B1 B0। आपका टीटा एक वेक्टर है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, और ये दोनों ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। तो आपके जो कॉस्ट फंक्शन की बातें थी, वो सेम बातें अभी आपको इस टर्म में भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको प्रूव किया कि आपका कॉस्ट फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस, और ये इक्विवेलेंट टू दिस है। तो अगर आप कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए टीटा ढूंढना चाहते हो, वो सेम प्रॉब्लम है। आप इस पार्ट को, मतलब इस वेक्टर के नॉर्म स्क्वायर को मिनिमाइज करिए। मतलब ये एक वेक्टर है, राइट? आप समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे मैं आपको चाहिए तो बताता हूँ। ये अंदर वाला पार्ट क्या है? ये अंदर वाला पार्ट क्या है? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर को मिनिमाइज करते हुए, इस वेक्टर के नॉर्म स्क्वायर को, मतलब समझ रहे हो, नॉर्म स्क्वायर को मिनिमाइज करते हुए, इस वेक्टर के लिए नॉर्म स्क्वायर को मिनिमाइज करते हुए आप पैरामीटर्स ढूंढना चाहते हो। ओके, ये थोड़ी देर में आपको और क्लियर होगा। और आपका जो लास्ट लेक्चर था, वो अचानक से यहाँ पे यूज होने वाला है। वो कैसे यूज होगा थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ओके, थोड़ा ना इस पार्ट को ना एज अ एक्सप्रेशन वन लिख लेते हैं, क्योंकि ये हम यूज करेंगे। अब थोड़ा और बातें कर लेते हैं। आपके डेटा सेट को भी ना मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा ना डेटा साइड बातें करते हैं, क्योंकि आपको अभी आपके डेटा के लिए एक मैट्रिक्स बनाने की जरूरत है। तो आपका डेटा ना यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टैबुलर फॉर्मेट में बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं दो कॉलम्स रख रहा हूँ, आपके इनपुट एक्स के लिए कॉलम रख रहा हूँ, आपके आउटपुट लेबल के लिए कॉलम रख रहा हूँ। ओके, आपका पहला ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू यहाँ पे है, आपके पहले ऑब्जर्वेशन का वाई का वैल्यू यहाँ पे है, आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू यहाँ पे है, आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन के वाई का वैल्यू यहाँ पे है। वैसे ही आप क्या सोच सकते हो, आपके इस टेबल में ऐसे इस nth ऑब्जर्वेशन का x का वैल्यू यहाँ पे है, nth ऑब्जर्वेशन का y का वैल्यू यहाँ पे है। ओके, अभी मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, मैं बोल रहा हूं कि आपके x एंड y के बीच में एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपके x वेरिएबल के बीच में एंड y वेरिएबल के बीच में एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेरा y इज इक्वल टू B1x प्लस B0, ठीक है? इस एक्सप्रेशन की हेल्प से बना है। मेरा हर एक ऑब्जर्वेशन का जो y है, इस एक्सप्रेशन से बना है। और इसमें मैं कोई डाउट नहीं रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने डेटा का रिलेशनशिप किसी ने बता दिया है। पहले मैं क्या बोलता था कि ये भगवान को पता है,
पहले मैं बोलता था कि ये सिर्फ भगवान को पता है, पर मैं आज बोल रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल भगवान ने आपको बता दिया है कि आपके डेटा का जो रिलेशनशिप है एक्स एंड वाई का, वो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है। तो उस केस में आपका डेटा आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। उस केस में आपका डेटा, अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में प्लॉट बनाओगे जब, तो आप बोल सकते हो क्या वो किसी एक लाइन पे ही होगा। आपका डेटा एग्जैक्टली किसी एक लाइन पे ही होगा। जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करने वाला ही लाइन हो, पर मैं बोल रहा हूं कि वो एग्जैक्टली एक लाइन पे ही दिखाई देगा। जैसे आपके डेटा पॉइंट्स यहां पे सोचे, आपके ये सारे एन ऑब्जर्वेशंस एक ही लाइन पे होंगे, मैं ऐसा बोल रहा हूं। समझ रहे हो? तो यहां पे एक्चुअली हमें मशीन लर्निंग की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके डेटा की आपको रिलेशनशिप पता है। तो यहां पे आपके पास अभी एन ऑब्जर्वेशन है, एन ऑब्जर्वेशन के एक्स के वैल्यूज में, एन ऑब्जर्वेशन के वाई के भी वैल्यूज हैं। तो आप यहाँ पे एक लीनियर सिस्टम बना सकते हो और उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि आपका लीनियर सिस्टम आप कैसे बनाओगे, देखिए। आपका पहला एक्सप्रेशन आप कैसे बनाओगे, देखिए। पहला एक्सप्रेशन आपका इक्वेशन वन आप कैसे बनाओगे, देखिए। इक्वेशन वन, आपको क्या करना है, इस y के जगह y1 सोचना है, आपके x के जगह x1 सोचना है। यहाँ पे चाहिए तो आयत ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं, आयत ऑब्जर्वेशन। ओके, तो i का वैल्यू जब 1 होगा तब ये क्या बनेगा सर, y1 प्लस b1 x1 प्लस b0। वैसे मुझे बताइए कि आपका एक्सप्रेशन टू कैसे बनाओगे सर, अभी आप इक्वेशन टू कैसे बनाओगे। ये आपका पहला लीनियर इक्वेशन आपको मिल गया आपके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का। सेकंड लीनियर इक्वेशन कैसे बनाओगे, आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन को देखते हुए बनाओगे, y2 प्लस b1 x2 प्लस b0। ओके, वैसे आप क्या करोगे, ऐसे इक्वेशंस बनाते जाओगे और लास्ट में आके इस ऑब्जर्वेशन के लिए भी बनाओगे आपका इक्वेशन। तो ऐसे आपके पास यहाँ पे n इक्वेशंस होने वाले हैं। लास्ट इक्वेशन क्या होगा, yn इक्वल टू b1 xn प्लस b0। तो आप समझ पा रहे हो, आपके पास यहाँ पे n लीनियर इक्वेशंस हैं। तो आपके पास यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा आप यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप आपका निकाल सकते हो आपके b1 और b0 के वैल्यूज। यहाँ पे अननोन क्या है सर, आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे अननोन क्या है। क्या ये y1 के वैल्यूज, मतलब ये y के वैल्यूज अननोन है क्या, नहीं। मेरे पास अगर डेटा सेट मुझे पता है, मेरे अगर मैं पॉइंट्स में विजुअलाइज कर पा रहा हूं, तो ये सारे वैल्यूज मुझे पता है, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी मुझे सारे वैल्यूज पता है, इनफैक्ट मुझे एक्स के भी सारे वैल्यूज पता है। तो मेरे लिए अननोन क्या हुआ यहाँ पे, सिर्फ b1 अननोन हुआ, b0 अननोन हुआ। पर वो भी मेरे लिए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे मुझे मशीन लर्निंग की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने लीनियर अलजेब्रा का बेसिक नॉलेज यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, ax इक्वल टू बी सिस्टम सॉल्व करूंगा, और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्यों सॉल्यूशन मिलने वाला है सर, क्योंकि आपके भगवान ने आपको बताया, राइट, कि एक्स एंड वाई के बीच में एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स ये लाइन का एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, तो आपको डेफिनेटली b1 और b0 का वैल्यू मिलने ही वाला है। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। पर प्रॉब्लम कब होता है, जब आपके डेटा पॉइंट्स ऐसे खूबसूरत नहीं दिखाई देते, ठीक है। तब हमें मशीन लर्निंग की जरूरत होती है, क्योंकि मुझे तब पता नहीं होता। तब मेरे आपके डेटा पॉइंट्स हो सकता है कि ऐसे कुछ दिखाई देते हो। समझ रहे हो? समझिए कि आपके अभी ये एन ऑब्जर्वेशंस हैं, आपके एन ऑब्जर्वेशंस हैं। इन एन ऑब्जर्वेशंस को आप बेस्ट फिट लाइन बनाने की कोशिश कर सकते हो, पर ये एन ऑब्जर्वेशन एक्चुअली कौन सा रिलेशनशिप होल्ड करते हैं वो मुझे पता नहीं है, वो सिर्फ भगवान को पता है, और इस बार भगवान मुझे नहीं बता रहा है। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आपके जो एन ऑब्जर्वेशंस हैं, अब ये सारे ऑब्जर्वेशन एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम होने वाला है, समझ रहे हो। इन सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए आपका b1 b0 आप नहीं ढूंढ सकते। यहां पे आपको अभी नो सॉल्यूशन आने वाला है। आप समझ पा रहे हो, यहां पे आपको नो सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि आप ऐसा कोई एक सिंगल लाइन ढूंढ ही नहीं सकते जो इन सारे लाइन सारे पॉइंट से पास हो सकता है। ये प्रॉब्लम हो गया आपके पास।
ठीक है, तो इस बार आप इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले ऐसा सिस्टम बना लेते हैं। सबसे पहले ऐसा आपका एक सिस्टम बना लेते हैं। मैं होप कर रहा हूं कि आप इमेजिन कर पाए कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। ओके, एक मिनट। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ए एक्स इक्वल टू बी के जगह एक्स टीटा इक्वल टू वाई, ये लीनियर सिस्टम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे पता है ये इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन है सर। यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे डेटा पॉइंट्स जब मैंने इमेजिन किया था वो एक सिंगल लाइन पे नहीं आ पा रहे थे। ओके, तो डेफिनेटली मैं एक लाइन से उसे नहीं सेटिस्फाई कर सकता, इन सारे ऑब्जर्वेशन को एक लाइन से नहीं सेटिस्फाई कर सकता। ठीक है, डेफिनेटली आप मुझे कुछ तो अप्रोक्सीमेशन करना है। अभी देखिए हम आपके इसके पहले वाले लेक्चर का कुछ तो यूज करने वाले, आपको समझ में आता होगा। क्योंकि आपने क्या देखा, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जीरो सॉल्यूशंस है, ऐसा बोल सकते हैं। नो सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, जीरो सॉल्यूशंस है। और मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या बोलेगा, मैं आपको जीरो सॉल्यूशन ऐसा निराश जाने तो नहीं दूंगा। ओके, ओके, चलिए वापस से शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। आपका वाई का वेक्टर आप बता सकते हो कि क्या होगा? वाई वेक्टर क्या होगा बता सकते हो क्या? मैंने अभी बोला था राइट, इसे वेक्टर की तरह सोचना है। आपका वाई वेक्टर सिंपली यही है, तो इसे लिख लीजिए। आपका वाई वेक्टर सिंपली यही है। एक्चुअली एक मिनट, ये तो जनरल फॉर्मूला था राइट, आपके एन ऑब्जर्वेशंस के लिए ये एन इक्वेशंस है राइट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलिए ये आपका इक्वेशन 1 है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ये आपका इक्वेशन 2 है, और ये वैसे आपके nth ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपका nth इक्वेशन है। ओके, तो ये सारे वैल्यूज आपके y के वेक्टर में होने वाले हैं। आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का लेबल का वैल्यू, आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन का लेबल का वैल्यू, ऐसे आप क्या सोच सकते हैं, आपके nth ऑब्जर्वेशन का लेबल का वैल्यू। ओके, अब यहां पे मैं पूछता हूं, इस पे अननोन क्या है सर? मैंने बताया था राइट, ये डेटा सेट अगर मैं दे दूं तो ये x के वैल्यूज तो मेरे लिए नोन हो गए, तो ये तो नोन है। तो यहाँ पे जो आपका ये थीटा वेक्टर है वो तो अननोन वाला वेक्टर होता है राइट। तो उसमें क्या कंपोनेंट होगा सर, b1 एक कंपोनेंट होगा, b0 एक कंपोनेंट होगा। आपके थीटा वेक्टर में जो दो कंपोनेंट्स हो गए वो मैंने आपको बताया। कौन से कंपोनेंट हो गए सर? b1 एक कंपोनेंट होगा, b0 एक कंपोनेंट होगा। ओके, आपका एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे बनाता हूं अभी मैं। ओके, इरेज कर लेते हैं ये। एक्स मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स है उतनी तो यहाँ पे कॉलम हो गए थे। यहाँ पे पहला कॉलम है, यहाँ पे दूसरा कॉलम है। सबसे पहले बताइए पहले कॉलम में क्या होगा? b1 के जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पे आएंगे राइट। तो b1 के कोफिशिएंट्स क्या है, ये है, ये है, ये है राइट। तो वो लिखते जाइए, पहले ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू, आपके दूसरे ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू, ऐसे आप सोचते जा सकते हैं, आपके nth ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू। सेकंड कॉलम में क्या आएगा सर, जो बी नॉट के कोफिशिएंट्स है, बी नॉट के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है राइट। तो यहाँ पे इस कॉलम में सारे वैल्यूज एक्चुअली 1 है। ओके, और आपने क्या जाना था, ये सिस्टम आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये सिस्टम आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपके इसके पहले वाले लेक्चर का एडवांटेज लूंगा। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे ना कॉस्ट फंक्शन ये वाला वापस लिख लेता हूं। आप क्या करना चाहते हो सर, आप क्या करना चाहते हो? आपका जी आपने कैसे सोचा था, नॉर्म ऑफ y माइनस वाई हैट का स्क्वायर। आप क्या करना चाहते हो, इस j को मिनिमाइज करना चाहते हो, और ऐसा थीटा वेक्टर आप ढूंढ रहे हो राइट। मतलब इस पार्ट को मैं मिनिमाइज करते हुए अपना थीटा वेक्टर ढूंढ रहा हूं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। थोड़ा स्पेस लेके लिखता हूं। ओके, यहाँ पे इक्वल टू भी अच्छे से बना लेते हैं। तो मैं होप कर रहा हूं इस पार्ट को मिनिमाइज करते हुए मैं ऐसा थीटा वेक्टर ढूंढ रहा हूं। y और y हैट क्या था हमारे लास्ट लेक्चर में? y हैट क्या था, मेरे y का क्लोज अप्रोक्सीमेशन था। तो y का क्लोज अप्रोक्सीमेशन जब लोगे तभी तो इस पार्ट को मिनिमाइज करोगे, समझ रहे हो? जब y वेक्टर का क्लोज अप्रोक्सीमेशन ढूंढना मैंने आपको सिखा दिया है, तो ऑटोमेटिकली आप उसके लेंथ को मिनिमाइज करने वाले हो राइट। आप समझने की कोशिश करिए।
y एक वेक्टर है, y एक वेक्टर है n क्रॉस 1 का, आपका y हैट भी एक वेक्टर है। और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको y हैट कैसे निकालते हो वो ढूंढना सिखाया था। आप क्या करते हो सर, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या, आपका ये y वेक्टर इस x मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस में है नहीं। आपका ये y वेक्टर आपके इस x मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस में है नहीं, राइट। तो आपने ऐसा y वेक्टर ढूंढा है, आपने ऐसा y वेक्टर ढूंढा है जो क्लोज अप्रोक्सीमेशन है और वो कॉलम स्पेस ऑफ x में भी है। आपने ऐसा y वेक्टर आपको ढूंढना सिखाया हूं मैं, जो क्या करेगा सर, कॉलम स्पेस ऑफ x में होगा और इस वेक्टर को डुप्लीकेट मतलब इसका प्रॉक्सी है एक तरह से, इसके जगह इसे यूज करने की एबिलिटी होती है मेरे पास। और ऐसा टीटा वेक्टर भी मैंने आपको ढूंढना सिखाया है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो एक्चुअल सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप ऐसा टीटा वेक्टर ढूंढ रहे थे, राइट। तो वो टीटा वेक्टर आपको मिल सकता है, आपको क्या करना है पता है, सिंपली आपका एक्स ट्रांसपोज एक्स टीटा, ओके, इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। आप इस सिस्टम को सॉल्व करिए, आपको आपके ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स एक ही बार में मिल जाएंगे, विदाउट डूइंग एनी ग्रेडियंट डिसेंट, एक ही, एक साथ। समझ रहे हो क्या, अगर आप आपके इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपके इस लीनियर सिस्टम में डेफिनेटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको प्रूफ किया था, यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप ऐसा टीटा ढूंढना चाहते हो जो इस पार्ट को मिनिमाइज करे, मतलब आपके y माइनस वाई हैट को, जो नॉर्म निकालोगे आप उसका स्क्वायर को अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हो, तभी हो सकता है जब y और y हैट बहुत ही एक दूसरे के क्लोज अप्रोक्सीमेट हो। मतलब आपको एक तरह से y हैट ऐसा देखना होगा जो y का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। आपको y हैट वेक्टर ऐसा देखना है कॉलम स्पेस ऑफ x में जो इस वेक्टर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन करने के बाद मिला हो, राइट। आपको y हैट वेक्टर कैसे मिलता है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने पे इसका डुप्लीकेट मिलता है, राइट, मतलब क्लोज अप्रोक्सीमेट मिलता है, राइट। तो आप डेफिनेटली इस पार्ट को मिनिमाइज करने वाले हो अगर आपको y हैट निकालने आता है, राइट। और y हैट कौन से पर्टिकुलर टीटा पे मिलता है, तो इस पर्टिकुलर टीटा, इसे सॉल्व करिए, यहाँ पे जो भी टीटा आएगा वो आप ढूंढ रहे थे आपको मिल जाएगा, ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर को यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया। तो जो लास्ट लेक्चर को समझा है वो समझ पाता होगा कि यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूं, ओके। एक बार मैं लास्ट में रिपीट कर देता हूं वापस से, आपका y कॉलम स्पेस ऑफ x में नहीं था। इसका ही बोलने का मतलब है कि आपके सारे डेटा पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे नहीं लाई करते हैं, वो थोड़े स्कैटर्ड है। इसी वजह से आपका y कॉलम स्पेस ऑफ x में नहीं है, ओके। पर फिर भी मैं सॉल्यूशन चाहता हूं, क्योंकि यहां पे अगर देखूंगा तो जीरो सॉल्यूशंस है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं y का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखूंगा कॉलम स्पेस ऑफ x में। y का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कॉलम स्पेस ऑफ x में क्या होता है सर, y हैट होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। क्योंकि आपने y का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखा था y हैट, तो ऑटोमेटिकली आप इस पार्ट को मिनिमाइज ही कर रहे हो। ये क्या चाहते थे आप, मिनिमाइज करते हुए टीटा ढूंढना चाहते थे, राइट। तो वो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था। ये मिनिमम कब होगा, जब y और y हैट वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन हो गए एक दूसरे के। और वो मैंने पहले ही सिखाया था कैसे, y को ऑर्थोगोनली प्रोजेक्ट करो कॉलम स्पेस ऑफ x में, तो वेक्टर जो होगा वो y हैट होगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका नॉर्म स्क्वायर है आपको वो मिनिमम दिखाई देगा, और वो कौन से टीटा पे मिलता है, इसे सॉल्व करिए आपको मिल जाएगा, ओके। तो अभी तक मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं, एक्चुअली तीन तरीके बताए हैं आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपके तीनों तरीके लिख लेता हूं। सबसे पहला तरीका आपका जो बेसिक कैलकुलस का तरीका है, ये जनरली हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। आपके पास आपका कॉस्ट फंक्शन होगा,
राइट। आपके पास आपका कॉस्ट फंक्शन होगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n y माइनस वाई हैट, यहाँ पे आई भी लिख लेते हैं, द होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ स्क्वायर एरर यूज कर रहे हैं हम कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है सर, अगर आपने आपका हाइपोथेसिस ऐसा सोचा हुआ है एच ऑफ एक्स इक्वल टू बी वन एक्स प्लस बी नॉट, तो आपको क्या करना होगा सर, आपके कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू बी वन डेरिवेट करना होगा, इक्वेट टू जीरो करना है। आपके कॉस्ट फंक्शन को आपको विथ रेस्पेक्ट टू बी नॉट डेरिवेट करना है, इक्वेट टू जीरो करना है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास दो इक्वेशंस आएंगे, दो अननोन्स आएंगे, आपके बेसिक कैलकुलस के अप्रोच से आप कर लोगे। ये क्या है सर, मेथड वन है। ये जनरली हम आपके गेट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। पर अगर गेट एग्जाम का ऐसा क्वेश्चन बना है जहां पे इटरेशंस वाला क्वेश्चन कुछ तो बना है, इटरेशंस वाला, तब मुझे ग्रेडियंट डिसेंट यूज करना पड़ेगा, तब मुझे ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो क्या, गेट एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन बनाया है जहां पे इटरेशंस पे बेस्ड कुछ तो क्वेश्चन आया, इटरेशंस। तो आपके ग्रेडियंट डिसेंट में आपको पता है आपको इटरेशन सबसे पहले डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 100 इटरेशन डिसाइड करना चाहता हूं या फिर 1000 इटरेशन डिसाइड करना चाहता हूं, वो आपकी चॉइस है। आपको आपका लर्निंग रेट भी डिफाइन करना पड़ता है। फिर आप क्या करते हो, आपका अपडेट रूल चलाने के बारे में सोचते हो, आपका अपडेट रूल चलाने के बारे में सोचते हो। ओके, आप इनिशियलाइज भी करोगे आपके बी वन बी नॉट के वैल्यूज, आपके बी वन बी नॉट की इनिशियल वैल्यूज भी आप डिफाइन करोगे पहले ही। आपको बी वन अपडेट करना है, आपको बी नॉट अपडेट करना है। बी वन का टी प्लस वन इटरेशन पे वैल्यू क्या होता है सर, बी वन माइनस अल्फा, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, बी नॉट माइनस अल्फा। ओके, आपको क्या करना पड़ता है, आपके जो टी इटरेशन वाला है वो वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। वैसे बी नॉट का टी प्लस वन इटरेशन वाला वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, टी इटरेशन वाले वैल्यूज को यूज करके। ओके, तो हमेशा आपको यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल वैल्यूज बी वन बी नॉट के यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं। अगर आपके इटरेशन पे बेस पे क्वेश्चन आया है तो बी वन बी नॉट के वैल्यूज आप अपडेट रूल चला के कैलकुलेट करोगे। तो ये मेथड वन है, ये मेथड टू है। अभी मैंने आपको क्या बताया, आप डायरेक्टली, आपके पास एक नॉर्मल इक्वेशन भी है, आपके पास एक नॉर्मल इक्वेशन भी है। ठीक है, वो एक लीनियर सिस्टम सॉल्व करिए, लीनियर अलजेब्रा का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आपके पास आ जाएगा। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है सर, एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ये सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा। आपका थीटा वेक्टर में क्या कंपोनेंट्स हो गए सर, पहला कंपोनेंट बी वन होगा, दूसरा कंपोनेंट बी नॉट होगा। ठीक है, पहला कंपोनेंट बी वन होने का मतलब क्या है, ये समझते हो राइट, कि आपका पहला, मतलब ये जो फीचर के वैल्यूज हैं वो पहले कॉलम में आना चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि पहला कंपोनेंट बी वन है, दूसरा कंपोनेंट बी नॉट है, इसलिए यहाँ पे सेकंड कॉलम वन आया है। ओके, अगर आप बी नॉट यहाँ पे लिखोगे, बी वन यहाँ पे लिखोगे, तो वन वाला कॉलम यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये वाला कॉलम यहाँ पे रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं करके बता दूं क्या, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसे, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। बस ये समझिए बी वन है राइट, यहाँ पे बी वन किससे मल्टीप्लाइड होता है सर, बी वन एक्स से मल्टीप्लाइड होता है। तो बी वन अगर फर्स्ट कॉलम पे है तो फर्स्ट कॉलम में एक्स की वैल्यूज आनी चाहिए। बी नॉट किससे मल्टीप्लाइड होता है सर, बी नॉट वन से मल्टीप्लाइड होता है। तो बी नॉट अगर सेकंड कंपोनेंट पे तो सेकंड कॉलम में सारे वन आने चाहिए। ओके, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो आपको इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है, आपको आपका मिल जाएगा सॉल्यूशन। ओके, तो हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन में तीन अप्रोचेस हैं आपके इस हाइपोथेसिस में बी वन एंड बी नॉट के वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ये अप्रोच मैं कब यूज करूंगा सर, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जामिनर ने ना आपके सामने एक टेबल बना के दे दिया है, या फिर आपके सारे डेटा पॉइंट्स का एक्स एंड वाई का वैल्यू दे दिया है। आपका एग्जामिनर आपको पूछ रहा है बताइए बी वन का वैल्यू क्या होगा, बताइए बी नॉट का वैल्यू क्या होगा। तो आप आपका ये सिंपल अप्रोच यूज करिए आपके कैलकुलस का, दो इक्वेशंस बनाइए, दोनों इक्वेशंस सॉल्व करिए, आपको आपका बी वन एंड बी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा।
ऐसा हमने गेट एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व किया है। पर अगर आपका एग्जामिनर एक पर्टिकुलर इटरेशन के बाद B1 का वैल्यू क्या होगा, B0 का वैल्यू क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तब हमें ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच ही यूज करना है। ओके। अगर आपके पास बहुत ही छोटा सा डेटा सेट है, तो आप छोटे से डेटा सेट के लिए तो नॉर्मल इक्वेशन से भी आपके डायरेक्टली B1 B0 एक वेक्टर फॉर्मेट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास 3 अप्रोचेस हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमेशा आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। हमेशा आपके पास यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। आपके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हो सकता है कि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, पर आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमेशा सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। और ये क्यों होता है, अगर वो जानना चाहते हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर्स को देखिएगा। वहां पे मैं एजम्पशन डिस्कस करूंगा ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमेशा आपके पास एक यूनिक वैल्यू ही आएगा। B1 का एक ही वैल्यू आएगा, B0 का एक ही वैल्यू आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने कुछ एजम्पशन लिया है, उस वजह से आएगा। ओके। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आ सकता है एजम्पशंस लेने के बाद भी। ओके। तो मैं डिस्कस करूंगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का केस, आप बने रहिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन क्यों आता है।